हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 करेंगे, ठीक है। और इसको हम लगभग समाप्ति कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से 10 तक कर लिया है, तो 11 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 11 से करना शुरू करेंगे और हम पूरे जो 20 क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक। चलो करते हैं। देखो इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 11। चलो लिखा हुआ है मैथ में आपके में, यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग ये दिया है, यानी एन पदों का योग। आप अपना मैथ निकाल के साथ में रख के बैठा करो, मोबाइल रख लो और मैथ भी रख लो, ठीक है। तो एपी के एन पदों का योग यानी एस एन, क्या डिनोट करते हैं इसे, एस एन। एस एन क्या दिया है, 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। तो इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, इसी प्रकार के तीसरे 10वें और n में पद ज्ञात करो। ये कौन सी बात रही, प्रथम पद ज्ञात करो, दूसरा पद ज्ञात करो, है ना। प्रथम पद, दूसरा पद और क्या कहते हैं, दो पदों का योग, और इसी प्रकार 10वें पद a8n और nवें पद, तीसरा पद भी छूटेगा, तीसरा भी पद ज्ञात करना है और nवां पद भी ज्ञात करना है। इतना सब कुछ ज्ञात करना है। चलो ये देखो हमें दिया है एस एन का मान दिया है, प्रथम पद हमें ज्ञात करना है, प्रथम पद है ना। प्रथम पद यानी a1 का वैल्यू ज्ञात करना है, a2 ज्ञात करना है, दूसरा पद भी ज्ञात करना है, ठीक है। और देखो तीसरा पद भी लिखा है, तीसरा पद भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका अर्थ समझ रहे तुम, प्रथम पद ज्ञात कर लो, उसमें फिर सारवंत निकाल के जोड़ते जाओ जो भी है। अच्छा, फिर आपको a10 भी ज्ञात करना है, देखो a10 भी 10वां पद भी ज्ञात करना है, और an मतलब nवां पद भी ज्ञात कर, इतना सब कुछ ज्ञात करना है। एक दो लाइन का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो दो पदों का योगफल दिया है, एस एन का मान, ठीक है। यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। तो जब एस एन का मान हमें पता है 4n माइनस के एन स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो एन का मान 1 लगाता हूँ मैं, तो पहला पद ही आएगा ये S1 का मतलब एक पद का योगफल। तो एक पद का योगफल मतलब एक पद पहला ही पद, तो ये पहला ही पद आ जाएगा, ठीक है। तो हाँ n का मान 1 लगाएं, 1 4 गुणा 1 माइनस का 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस 1 यानी 3। तो प्रथम पद 3 आ गया, इसी को कहते हैं प्रथम पद। ये इसका आंसर आएगा पहले वाले का, ठीक है। मैं इधर आंसर लिखूंगा अभी और मैं एक दो ज्ञात कर लूँ। अब S2 देखो, S2 का अर्थ है दो पदों का योगफल, पहला पद दूसरा पद, इनका योगफल है ना। तो S2 यानी यहाँ लगाएंगे, इसमें लगा रहे हैं बेटा, यहाँ पर 4 गुणा 2 और माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 4 दूनी 8 हो गया ये, और माइनस के 2 को दूनी 4 हो गया, ये 4 आ गया। दो पदों का योगफल 4 है, ठीक है। तीसरा पद ज्ञात करो, तीन पदों का योगफल, तीन पदों का योगफल ज्ञात करो। तो यहीं पर इसी में लगाओ 4 गुणा 3 और माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 4 3 12 माइनस 3 3 का 9, 9 यानी 3। ये तीन पदों का योगफल आ गया। अब समझो ये जो एक पद का योगफल है यही प्रथम पद है ना, ये क्या प्रथम पद है। तो प्रथम पद हमारा, प्रथम पद a1 का मान आ गया 3, ठीक है। ये आंसर आ गया, एक आंसर। अच्छा ये दो पदों का योगफल है, अगर इसमें से मैं पहला पद घटा दूं तो दूसरा पद आ जाएगा। यानी अगर मुझे दूसरा पद ज्ञात करना है, दूसरा पद a2 ज्ञात करना है, तो S2 में से S1 घटा देना चाहिए, S2 में से मुझे S1 घटा देना चाहिए, है ना। तो देखो S2 क्या है हमारे पास, S2 है 4 और S1 है 3, 4 में 3 का 1 आया। देखो ये दूसरा आंसर आ गया, देखो ये वाला आंसर आ गया A2, है ना। ये देखो आ गया, आ रहे हैं आंसर। अच्छा अब हम ज्ञात करें A3, तो अब तो वैसे ही AP बना सकते हैं हम खुद ही, क्यों, प्रथम पद 3 है, दूसरा पद 1 है, सारवंतर ज्ञात कर सकते हैं हम, सारवंतर ज्ञात कर सकते हैं D का मान, क्या, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के, एक में 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। अब हम AP लिख सकते हैं, AP प्रथम पद क्या कहते हैं 3, है ना, दूसरा पद 1, उसमें से माइनस 2 करो तो माइनस का 1, है ना, फिर माइनस 2 करो तो माइनस का 3, है ना, फिर माइनस करो तो माइनस का 5, ऐसे आ सकता है आगे। ये हम AP भी लिख दो, वैसे ये लिखवाया नहीं था, ये भी लिख दिया हमने समास श्रेणी भी लिख दी। प्रथम पद 3 लिख लिया, दूसरा पद 1 लिख लिया, इसमें से एक में से 2 माइनस किया, है ना,
2 प्लस किया तो वो माइनस का बेचारा, तो माइनस हो गया, -1 बचा। फिर माइनस किया 2 प्लस 2 किया तो माइनस का, लेकिन -3 हो गया। ऐसे करके आगे बढ़ते गए। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है A10। तो A10 ज्ञात कर सकते हैं आराम से। कैसे? अगर हमें A10 ज्ञात करना है तो A + 9D होगा, यानी 10 - का 1D होगा। ऐसे ऐसे होगा कि नहीं होगा? तो देखो A का मान हमें पता है 3, यहाँ पर 3 लगा लिया, प्लस यहाँ पे चाहे 9 गुणा D का मान। देखो D का मान हमारे -2, यहाँ पर -2 लगा दिया, तो आ गया हमारे पास 3 - 9 दूनी 18, कितना है -15। तो ये -15 आंसर आ गया, यानी A10 का मान आ गया हमारा -15, ये आंसर आ गया। सही है ना? A10। अब रह गया हमारा लास्ट AN रह गया। AN लगाओ। AN का फॉर्मूला हुआ हमारा A + n - 1D। ठीक है, तो A का मान 3 प्लस n रहेगा, क्यों n ज्ञात करना हमें। D का मान -2 लगा सकते हैं, D का मान -2, A का मान 3। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो 3 1 3 और यहाँ पे -2 n हो जाएगा, और माइनस में +2 हो जाएगा। तो 3 और 2 जोड़े कितने हो जाएगा 5। तो AN बराबर कितना हो जाएगा 5 - 2 n। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? देखो पहला आंसर तो प्रथम पद ये था, ये हल्के हल्के आंसर पूछ लिए इसने। और ये देखो A2 ये था, ये वाला है ना, और सारवंतर पूछा नहीं था, है ना। और तीसरा पद देखना चाहो तो तीसरा पद ये है, देखो A3 - का 1, A10 ये ज्ञात कर लिया, AN ये ज्ञात कर लिया, सब कुछ आ गया। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 11 था, स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 कराएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी 12, 10 नहीं 12, 11 के बाद 12, 12वां नंबर। तो 12 में लिखा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात किए जो 6 से विभाज्य है। 6 प्रथम 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक, समझ रहे हो? प्रथम एक तो पहला 6 ही होगा, 6 के बाद फिर 12 होगा, 12 के बाद 18 होगा, 18 के बाद 24 होगा। ऐसे ऐसे कहाँ तक लिखने हैं तुम्हें? 40 पूर्णांक। कितने लिखने? 40 तक नहीं, 40 तक नहीं लिखना, 40 लिखने गिन के, यानी n की वैल्यू 40 है। तो यही हमारी सीरीज बन जाएगी, AP बन जाएगी। इसको हम AP बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, बन गई ना। अच्छा, तो इसमें देखो प्रथम पद A का मान कितना है 6, सारवंतर D का मान 12 में से 6 घटाओ, ऐसे कितना बचा 6, n का मान 40, n का मान 40 है। ठीक है, समझ रहे हो? ये AN नहीं है, ठीक है ना, 40 है, n का मान 40 है। अब इन पदों का योगफल ज्ञात करना है हमें। तो योगफल का फॉर्मूला होता है SN = n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a + n - 1d। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो n का मान 40 लगाएं तो यहाँ 40 लिखेंगे, 40 = यहाँ भी 40, 40/2 ब्रैकेट ऑफ 2a, a का मान 6 प्लस फिर यहाँ 40 द्वारा लगाएं, 40 - 1 गुणा d का मान फिर 6। ठीक है, चलो इसको और कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 2 से काट दें इसको 20 बार, यहाँ 20 आ गए, ब्रैकेट ऑफ 6 दूनी 12 प्लस 40 में गया 39, 39 गुणा 6। ठीक है, इसमें गुणा कर ले रहे हैं। यहाँ देखो 12 प्लस 6 ने 54, 5 6 18 5 23। ठीक है, 12 + 2 34, सही किया। 6 ने 54, 5 6 18 5 23, इसको प्लस कर लें तो 20, यहाँ पर कोई चीज़ गुणा 4 2 6 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, 240। 240 में 20 से गुणा करते हैं तो S40 की वैल्यू आ जाएगी। 2 6 12, 1 2 4 8 1 9, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 4 या 920। 2 6 12, 2 4 8 9, 2 दूनी 4 1 5, सही है? नहीं, हाँ सही सही, 4 या 920 आंसर आ गया आपका। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखो आगे 13वां क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है हमारे पास। 8 के प्रथम 15 गुणों का योग ज्ञात करना है। 8 के प्रथम 15 गुणाई कैसे लिखोगे? पहला 8 लिखोगे, फिर 8 दूनी 16। गुणाई का मतलब ऐसे समझो पहाड़ा, ये मल्टीपल है उसके, है ना।
8 फिर 16 फिर 24 फिर 32 ऐसे ऐसे कितने 15। कितने गुणे लिखने हैं तुम्हें 15 लिखने हैं, ठीक है ना, 15 गुणे लिखने, इसी को एपी कहते हैं, एपी बन गई हमारी, ठीक है। बस इनका योगफल ज्ञात करना है। तो हमारा प्रथम पद क्या हो गया, ए का मान 8, सारवंत डी का मान 16 में से 8, कितना बचा 8, ठीक है, एन का मान 15, सही है। अब हमें योगफल ज्ञात करना, तो एस एन का फॉर्मूला लगा लो, एस एन इजकल टू एन बाई 2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस एन माइनस का 1 डी, इस तरह से, ठीक है। लगाओ सब वैल्यू, एन का मान 15 लेना तो एस 15 इजकल टू 15/2 ब्रैकेट ऑफ 2 इंटू ए का मान 8 प्लस एन का मान 15 माइनस 1 गुणा डी का मान 8, सही है ना। इसे कैलकुलेट करो थोड़ा सा, तो 15 में 2 से भाग तो जाता नहीं, तो ऐसे ही लिखो, यहाँ पे 8 दूनी 16 प्लस देखो 15 में से 1 गया 14 गुणा 8, सही है। इसको पहले गुणा करो, 15/2 ये 16 प्लस 14 112, 14 112, 112 16 जोड़ लो, तो हमारा बचेगा 15/2 गुणा 6 2 8 1 1 2 और 1 128, 128 को 2 से काटो 15 से गुणा करो, 2 से काटो 2 6 12 2 4 64, यानी S15 की वैल्यू आएगी हमारी 15 गुणा 64, 15 में 64 में गुणा करो, ठीक है, गुणा करेंगे हम, तो S15 इजकल टू 15 चौक 60 6 15 6 90 6 96, यानी 960, 15 पदों का योगफल कितना हो जाएगा 960, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन था और इजी था, आसान क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे अब हम। देखो 14 में लिखा हुआ है, 14 में क्या है देखो, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 0 और 50 के बीच, देखो 0 और 50 के बीच, 50 के बीच विषम संख्या, विषम संख्या इनका योग ज्ञात करना है। तो 0 से पहला विषम संख्या 1 आएगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7 डॉट डॉट डॉट, 50 के बीच में 49 आएगा, 50 नहीं आएगा, 50 सम संख्या होता है, हमें विषम ज्ञात करना है तो 49 आएगा, ठीक है। तो अब देखो ये यहाँ पर हमारा AP बन गया, ऐसे समझो, ठीक है। तो अब आपको देखो यहाँ पे हमें A का मान दिया 1 है ना, D का मान 3 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 2, और ये जो 49 है ये AN का मान है, AN का कह सकते हो या अंतिम पद L कह सकते हो, एक ही बात होती है वो तो, L या फिर एक ही बात हो तो AN कहें, बस इसमें N का मान नहीं पता N कितना होता है, लेकिन आप बस मौके बता सकते हो। आपको पता है 1 से 100 तक की गिनतियों में 50 संख्याएं सम होती हैं, 50 ही विषम होती हैं, समझ रहे हो, 50 ही सम होती है, 50 ही विषम होती है। तो 1 से 50 तक 25 सम होंगे, 25 विषम होंगे, यानी इसमें विषम संख्या 25 होगी, पर आप ज्ञात भी कर सकते हो, ये तो मैंने आपको ओरल बता दी, ज्ञात भी कर सकते, कैसे, इसका फॉर्मूला लगा के, जो दिया है अंतिम पद 49 है, इसका फॉर्मूला हमारा होता है A प्लस एन माइनस का 1 D इजकल टू 49, सही। अब A का मान लगाओ, देख के 1 प्लस N का मान ज्ञात करना, N माइनस 1 D का मान 2 बराबर 49, ठीक है। एक इधर प्लस का उधर माइनस का होगा, पहले यहाँ बचेगा 49 माइनस का 1, कितना बचा 48 बच गया। अब 2 का पहले भाग करेंगे इसमें, 48 में 2 का ऐसे भाग करेंगे, तो n माइनस 1 48 में 2 से भाग करो, भाग कितना बचा 24, माइनस का बना उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, n बराबर 24 प्लस 1, कितना बचा 25। मैंने कहा था n का मान कितना आएगा 25, ये तो n का मान आया है। अब हमें इन पदों का योगफल ज्ञात करना है, Sn ज्ञात करना है। तो Sn का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 ब्रैकेट ऑफ, कौन सा लगा दें, सेकंड लगा दे रहे हैं, है ना, क्योंकि हमें L का मान पता है, दूसरा वाला लगा दे रहे हैं, उसको बड़े को लगाने क्या फायदा निकल रहा है। n का मान देखो 25 लगाएंगे, यहाँ भी 25 लगाएंगे, यहाँ पर और यहाँ भी 25 लगाएंगे, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ A का मान देखो 1 है और L का मान 49 है, ठीक है। 49 1 प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा
50, ये 50 हो गया यहाँ से, तो 2 से काटेंगे इसको 25 बार, है ना। 25 में 25 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 25 करें 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर, 25 में 25 के गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा। देखो ये 25, ये वाला 25 आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 25 पदों का योगफल 625 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हम्म, 15वां क्वेश्चन देखो। 15वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपया, पहले दिन एक दिन अगर लेट काम होगा तो 200 रुपये, दूसरे दिन तो 250 रुपये, तीसरे दिन 300 रुपये, इस तरह से आगे बढ़ता जाता है, बढ़ते जाता है ना। जुर्माने से 50 रुपये अधिक है, हाँ है ही है, 200, 250, 300, 50 रुपये ज़्यादा है ना। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि इस कार्य को 30 दिन के लिए विलंब करता है? अगर पूरे महीना लेट कर ले काम को तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो देखो प्रथम राशि है ना, प्रथम दिन की राशि विलंब राशि वो 200 है। देखो इसमें लिखा है प्रथम दिन की विलंब राशि, विलंब राशि समझे ना, लेट पेमेंट, विलंब राशि कितनी? 200 रुपये, ठीक है ना। अच्छा, और प्रत्येक दिन की विलंब राशि 50 रुपये, प्रत्येक अगले दिन की विलंब राशि में वृद्धि है, नहीं है वृद्धि, इतने रुपये बढ़े जाएंगे, 50 रुपये बढ़ेंगे। यानी पहले दिन अगर एक दिन लेट हुआ काम तो 200 रुपये, है ना, 200 रुपये जुर्माना लगेगा, और दूसरे दिन फिर नहीं हो पाया काम तो 250 रुपये लगेगा फिर, और तीसरे दिन नहीं हो पाया तो 300 रुपये लगेगा। ऐसे 50 रुपये बढ़ते जाएंगे हर बार बढ़ते हैं। तो हमारी एपी आसानी से बन सकती है। कैसे? पहला प्रथम डेट तो आपको तो पता है 200 रुपये जुर्माना, पर 50 रुपये बढ़ाएं तो 250 हो जाएगा, है ना, फिर 50 बढ़ाएं 300 हो जाएगा। ऐसे ऐसे चलना है आपको। कितने दिनों तक करना है? 30 दिनों तक। 30 दिनों का महीना है, 30 दिनों में कितना रुपए देना पड़ेगा इसको? ठीक है, आसान ज्ञात करना। कैसे? देखो प्रथम पद ए का मान 200 है ना, और डी का मान आपको पता ही वैसे है ये 50 रुपये, घटा लो, नहीं तो 250 में से 200 घटा दो, कितने बचे? 50 रुपये, ठीक है। एन का मान 30 है, तो इनका मैं योगफल ज्ञात करना बस फॉर्मूला लगा के, तो पता चल जाए कितने रुपए देने पड़ेंगे मुझे, है ना। तो एस एन का फॉर्मूला लगा लो, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1d, ठीक है, ये लग गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। n का मान 30 ब्रैकेट ऑफ 2a का मान 200 प्लस फिर 30 लगाओ, 30 - 1 गुणा d का मान 50, सही है ना। इसको चलो हल करो, 2 से काटो कितनी बार? 15 बार, यहाँ 15 आ गया, है ना, यहाँ पे 400 आ गया, प्लस 30 में से 1 गया 29, ठीक है, 29 गुणा 50, 29 में 50 से गुणा करो, 400 फिर हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो 15 यहाँ बचा 400 प्लस 5 में 45, 4 5 10 4 14, 145 1 0 1450, है ना, 1450 हो गया। 1450 में 400 ऐड कर लेंगे, 400 ऐड कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे? हो जाए 1850। 1850 में 15 से गुणा करें तो हमारे 30 दिनों का लेट पेमेंट आ जाएगा। 0 15 15 75, 7 15 8 120, 27 12 15 और 12 27, 27,750 रुपये, इतने रुपये लेट पेमेंट देना पड़ेगा एक महीने का, ठीक है ना। 15 15 75, 7 15 8 120, 7 127, 12 आंसर 15 15 12 27, सही है, ठीक है ना। तो 27,750 रुपये लेट पेमेंट देना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखो समझ में आ रहा होगा आशा करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। देखो 16वां क्वेश्चन देखो, 16 में हमारा लिखा हुआ है
किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार दिए गए, है ना। पुरस्कारों की संख्या कितनी 700, है ना, और राशि कितनी 700। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, ठीक है ना, कम है, इसका मतलब माइनस का लेना पड़ेगा। तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करो कितना है। देखो कुल पुरस्कारों की संख्या कितनी है 7, कुल पुरस्कारों की संख्या यानी n का मान, n बराबर 7, ठीक है ना। अच्छा, और टोटल पुरस्कारों की राशि कितनी है, कुल पुरस्कारों की राशि, कुल पुरस्कारों की राशि मतलब 700 रुपये, SN, इसे क्या कहते हैं SN बराबर 700 रुपये, ठीक है। और प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, यानी अंतर कितने का 20 का, लेकिन कम है इसलिए डी का मान माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। प्रत्येक पुरस्कार में अंतर, प्रत्येक पुरस्कार अंतर मतलब सार्वंतर, डी बराबर माइनस का 20, माइनस का ले 20 रुपये कम हो रहा है। अगर इसी को वृद्धि होती तो जैसे वाले 50 रुपये वृद्धि होती प्लस का लिया था, अब ये माइनस कम हो रहा है इसलिए माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है सभी पुरस्कार कितने होंगे, सब पुरस्कार कितने होंगे, ठीक है। मतलब प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करनी, पहला पुरस्कार इतना होगा, दूसरा कितना होगा, तीसरा कितना, 7 पुरस्कार है ना। ये 7 पुरस्कारों का योग है, यहाँ S7 भी लिख सकते हैं। 7 कुल पुरस्कार कितने 7, तो उनकी राशि कितने 700, ठीक है। तो S7 से ही करना शुरू करेंगे, S7 इक्वल टू 700 दिया है, यहीं से हल करना शुरू करेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा हमारा 7/2 मतलब n/2, फिर 2a प्लस फिर 7 - 1 और d, है ना। तो a का मान तो हमें पता नहीं, लेकिन d का पता है, d का यहाँ लगा देंगे। और यहाँ जो 7/2 उधर जाएगा, 2/7 हो जाएंगे, ये 7/2 इधर जाएंगे तो 2/7 हो जाएंगे दूसरे पक्ष में। यहाँ बचेगा 2a प्लस यहाँ बचे 6 गुणा d का मान -20, 7 में 1 से 6 बचा, और d का मान -20 लगा ली, बराबर 700 गुणा 2/7, ठीक है ना, इतना हो गया। अब देखिए 6 दूनी 12, 120 माइनस का -120 बराबर 7 से इसको काटा हमने 100 बार, और 100 का 2 में गुणा किए 200, ठीक है। तो इधर देखो माइनस की 120 उधर जाएगा, प्लस के हो जाएगा, तो 2a बराबर 200 प्लस की 120 कितने हो गए जी 200, 120 और 320, तो 2a बराबर 320, और इसमें 2 से भाग कर देंगे, है ना, 2 से भाग करें तो a बराबर 320 में 2 से भाग कितना आया, प्रथम पद अपना 160 रुपये, यानी प्रथम पुरस्कार है वो क्या कहते हैं 160 रुपये है। अब दूसरा पुरस्कार 20 रुपये कम होगा, 140 होगा, तीसरा पुरस्कार फिर 20 रुपये कम होगा, 100 क्या कहते हैं 20 होगा, ऐसे करके पुरस्कार 20 रुपये कम होते जाएंगे, ठीक है। प्रथम पुरस्कार आ गया, ये तो प्रथम पुरस्कार आ गया अपना, ए का मान मतलब 160 रुपये। तो ऐसे ही अन्य पुरस्कार 20-20 रुपये कम कर दो, अन्य पुरस्कार होंगे 160 में 20 कम करो 140 में फिर कम करो 20 तो 120, फिर कम करो 20 100, फिर कम करो 80 में फिर कम करो 60, फिर 40, कितने हो गए नो 1 2 3 4 5 6 7, सही है, ठीक है। तो पहला पुरस्कार सबसे ज़्यादा राशि का 160 रुपये, 20-20 रुपये कम होते होते सबसे छोटा पुरस्कार 40 रुपये है, ठीक है। इसमें हम रुपये नहीं लगा पाए, रुपये लगा लेना, 140 रुपये, 120 रुपये, 100 रुपये, ऐसे रुपये का निशान लगा लेना सब में, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर अपना 16 था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना। 17वां क्वेश्चन करें 17, हटाते हैं इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 17, जो 17 लिखा है हमारे पास, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक स्कूल के अंदर बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा, है ना। उदाहरण के लिए 1 में पढ़ता है वो 1 पेड़ लगाएगा, 2 में पढ़ता है वो 2 पेड़ लगाएगा, 8 में पढ़ता है वो 8 पेड़ लगाएगा, 12 में पढ़ता है वो 12 पेड़ लगाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे क्रम चलता रहे। इसमें टोटल
3 अनुभाग है, सेक्शन 3 है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, 3 सेक्शन, सी सेक्शन, ठीक है ना, 3 अनुभाग है। तो बताओ कुल पेड़ कितने लग जाएंगे। तो पहले एक अनुभाग की ज्ञात कर लो, 3 से गुणा कर देना उसमें, है ना, समझ रहे हो। तो देखो हल करना शुरू करते हैं। हमें प्रथम कक्षा वाला बालक पेड़ लगाएगा 1, द्वितीय कक्षा का 2 लगाएगा, इस तरह से लगाएगा पेड़, है ना। देखो कक्षा 1 के बालक द्वारा लगाया गया पेड़, लगाया पेड़ की संख्या, पेड़ की संख्या कितनी, 1 है ना। फिर कक्षा 2, कक्षा 2 के बालकों द्वारा, बालकों कर लो, कौन द्वारा लगाए गए पेड़ों करना पड़ेगा, यहाँ पे यही कर दे रहा हूँ। चलो वैसे एक पेड़ था इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं किया था, यहाँ कर दे रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे पेड़ है, यहाँ है ना, पेड़ों की संख्या। अब के बाद 2, है ना, ऐसे आगे बढ़ता जाए, ऐसे आगे बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, इस तरह से बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, ऐसे बढ़ता जाए, तो कक्षा 12 तक बात पहुँच जाए। कहाँ तक बात पहुँच जाए, कक्षा 12 के बालकों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 12 में पढ़ रहे हैं, वो 12 पेड़ लगाएंगे। तो इस तरह से एक श्रेणी बन जाएगी, इस तरह से एक एपी बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, देखो पहली कक्षा ने 1 पेड़ लगाया, दूसरे ने 2 लगाए, तीसरे ने 3 लगाए, चौथी ने 4 लगाए, ऐसे 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 12वीं कक्षा ने 12 पेड़ लगाए। लगेगा ना लगे, ये एक अनुभाग है ना, ए अनुभाग है, तीनों अनुभागों द्वारा, तो 3 से गुणा हो जाएगा। तीनों बाद में कर लेंगे, जब आंसर एक अनुभाग का आ जाए तो तीनों अनुभाग का 3 से गुणा कर लेना, ठीक है। तो पहले इसी का योगफल ज्ञात कर लो। तो इसमें देखो ए का मान कितना है, 1, डी का मान, अरे सॉरी 1, डी का मान 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1, ठीक है ना। अच्छा 12 क्या है, 12 अंतिम पद है, और एन का मान भी 12 ही है ना, 1 2 3 4, 1 बड़ा 2, तो अंतिम कितने पेड़ लगे ना, 12 लग रहे हैं ना। तो इसमें देखो हाँ, एन का मान भी 12 है, जो कर 12, और इसमें एन का मान भी 12 ही है ना। एन का मान कितना है इसमें, 12 ही, तो 12 लगा सकते हो, लगा लो 12, लगाओ फॉर्मूला लगाओ, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n माइनस का 1d, सही है। लगाओ n का मान 12, तो s 12 इक्वल टू 12/2 ब्रैकेट ऑफ 2a, a का मान 1 प्लस n का मान 12 माइनस 1, d का मान फिर 1, है ना। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करो 2 से काटो इसको 6 बार 6, और यहाँ पर 2 एकम 2 प्लस 12 से 11, 11 एकम 11, तो 6 ब्रैकेट ऑफ 2 प्लस 11 एकम 11, 11 1 2 जोड़ लो 13 हो गए डायरेक्ट, है ना 13, तो 13 6 का 78, यानी S 12 का मान आ गया 78। ये एक अनुभाग आया है, 78 पेड़ लगे एक अनुभाग द्वारा, तीनों अनुभाग द्वारा 3 से गुणा कर दें, तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए वृक्षों की संख्या कितनी, 3 गुणा 78, कितने हो जाए, 83 24 2 3 7 21 22 23 234, सही है ना, सही है। हमने एक अनुभाग का ज्ञात कर लिया, क्या क्या है सिस्टम, 78 पेड़ लगाए ना एक अनुभाग, तीनों सेक्शन, सेक्शन 1 सेक्शन बी सेक्शन सी, तीनों मिलकर 3 से गुणा कर लें, 83 24 2 3 21 22 23, सही है, 234 पेड़ आ जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, है ना। क्वेश्चन नंबर हम 18 को अब पकड़ते हैं।
देखो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, जिसमें देखो चित्र बना हुआ है, लव बना हुआ है, ये इस तरह से है, और देखो ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 बना रहा है ना। इसमें सब ऐसे व्रत अर्धव्रत बना रहे हैं। देखो ये यहाँ से यहाँ तक आधा व्रत है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक फिर आधा व्रत है। देखो यहाँ से यहाँ तक फिर आधा व्रत है, ऐसे फिर यहाँ से यहाँ तक फिर आधा, अर्धव्रत है ये सब अर्धव्रत है। तो जिसमें अर्ध ए और बी को केंद्र लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, देखो उसमें त्रिज्याएं दी हैं, इन अर्धव्रतों की त्रिज्याएं हमारी क्या कहते हैं 0.5 mm cm है, सॉरी 0.5 cm, फिर 1 cm, फिर 1.5 cm, फिर ऐसे 2 cm, ऐसे आगे बढ़ता गया धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ता गया आगे, है ना। अच्छा, तो अर्धगोलों को खींचकर एक सर्कल बनाया गया है, जैसा आकृति में आपको दिखाया गया। 13 क्रमागत, 13 कितने 13, यानी n का मान 13 होगा, सीधा सीधा साहब है। 13 क्रमागत सर्पलांक को कितनी तार की आवश्यकता होगी, मेरे ख्याल से ऐसा ही है क्या। हाँ, सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, तार की कुल लंबाई मतलब इनकी परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, एक अर्धवृत्त, फिर दूसरा अर्धवृत्त, फिर तीसरा अर्धवृत्त, फिर चौथा है, सबकी परिधि हम क्या कर लें, प्लस कर लें, सभी की परिधि प्लस कर लें, वही पूछा उसने। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। परिधि का फॉर्मूला आप जानते हो, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, क्या होती है 2πr, और अर्धवृत्त की क्या हो जाएगी फिर, अर्धवृत्त की परिधि अर्धवृत्त आधी हो जाएगी, πr हो जाएगी, क्या हो जाएगी πr। ठीक है ना, तो समझो देखो r का मान तो ये दिया ही है, इसमें केवल पाई को प्लस करना है, पाई लगाना मतलब पाई को गुणा करना, प्लस नहीं करना, गुणा करना है, तो ये हमारी AP बन जाएगी। देखो पाई से इसमें गुणा करें ऐसे करके 0.5 में, ठीक है, ऐसे फिर पाई का इसमें गुणा करें 1 में, फिर इसमें फिर क्या कहते हैं पाई का ही गुणा इसमें करें 1.5 में, फिर ऐसे करके ऐसे करते हैं आगे। इन सबका प्लस कर लें, सबका प्लस कर लें, तो हमारा जो सब कितने 13, सबका प्लस कर लें इनका, तो जो भी आंसर आएगा वही आंसर है। इसमें क्या है, तो पाई सब में आ रहा है, पाई कॉमन ले रहा हूँ मैं, पाई में हमने कॉमन ले ली, तो मेरी CD बन जाएगी 0.5 प्लस 1 है केवल 1 प्लस फिर 1.5 फिर 2 ऐसे आएगा, ऐसे करके ऐसे 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 13 पदों तक, कहाँ तक 13 पदों तक जोड़ना है। पाई का मल्टीप्लाई बाद में हम कर लेंगे। ठीक है, सही है, अच्छा है, ठीक है, ठीक है। इसमें हम क्या कर लेंगे, पाई का मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, पहले इसका अंदर वाले का प्लस कर ले रहे हैं, जो भी आएगा उसमें हम पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ए का मान कितना है हमारा 0.5, और डी का मान ये भी एक में से 0.5 लेस करें तो ये भी 0.5 ही आ जाएगा, और एन का मान कितना 13, वो लिखा ही ऊपर देखो मैंने ये लिख दिया, एन का मान 13। बस एस एन का फॉर्मूला लगाओ, एस एन का फॉर्मूला होगा हमारा n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n माइनस का 1d लगाओ। देखो एस का एन का मान 13 है, तो 13/2 ब्रैकेट ऑफ 2a, ए का मान 0.5 प्लस फिर एन का मान 13 माइनस 1, डी का मान फिर 0.5। सही है, चलो कैलकुलेट करो इसे, तो 13/2 ब्रैकेट 5 9 10 1.0, 5 9 10 1.0 प्लस 13 में से 12 गुणा 0.5। सही है, इसको थोड़ा सा हल करो, 12 पन्ना 60 6 हो गया जी, यानी 13/2 यहाँ पे 1 प्लस 6 कितना होगा 7, यानी 13/2 और प्लस नहीं गुणा का चिन्ह, गुणा 7, तो 13 7 91/7 2, ये सेंटीमीटर इतनी लंबाई आ गई, लेकिन इसमें पाई नहीं लगी है, बस मैंने पाई नहीं लगाई, तो कुल लंबाई में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे पाई का गुणा कर दे रहा हूँ, कुल लंबाई किसकी, तार की, है ना। तो कितनी हो जाएगी, तो पाई गुणा 91/2, तो इसका मान लगाओ, पाई का मान 22/7 गुणा 91/2। ठीक है, तो मैंने 7 से इसको काट दिया 13 13 7 91, और 2 से इसको काट दिया 11 11 दूनी 22, 11 गुणा 13,
13, तो 13 एकम 13, हाथ से लागे 1, 13 1 14, 143 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। सही है ना, 143 सेंटीमीटर तार की आवश्यकता होगी। ऐसे 13 सर्पलाकार हमें वृत्त बनाए तो, अर्धवृत्त बनाए तो 143 सेंटीमीटर तार की आवश्यकता होगी। ठीक है, समझ आ रहा है, अच्छे समझ में आ रहा होगा वैसे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, हमारा नंबर है 19 सॉरी, इसके बाद 19वां। देखो कृष्णा, इसमें देखो सही चल रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, देखो 19 हमारे पास लिखा है 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे निचली वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके ऊपर क्या 19 लट्ठे, अगर 18 ऐसे ऐसे रखते जाते हैं। 200 लट्ठों कितने पंक्तियां लगेंगी, है ना, टोटल लट्ठों की संख्या कितनी है 200, कुल लट्ठों की संख्या, कुल लट्ठों की संख्या, कुल लट्ठों की संख्या यानी एसएन का मान कितना है 200। ठीक है, अब समझो कैसे सीढ़ी बना रहा है, पहले पट्ट में 20 लट्ठा, फिर बाकी ऊपर रखेंगे तो 19, फिर उसके ऊपर 18, फिर ऐसे कर ऐसे कितने में आ जाएंगे 20, 200 लट्ठे पूरे 200 लट्ठे कितने में आ जाएंगे, यानी तुम्हारी एपी तुम्हें बनानी तो पहली पंक्ति में 20, फिर 19, फिर 18, ऐसे 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 कितने 200 लट्ठे, कितने लट्ठे 200 लट्ठे बनाने तुम्हें। ठीक है, टोटल। तो वैसे आपको पता है इसमें तो ए का मान कितना हो गया 20, डी का मान 19 में से 20 लेस किया तो बचा माइनस का, ये एन का मान पूछा है, एन का मान क्या किया है पूछा गया, कितनी पंक्तियां लग जाएंगी, कितने ऐसे 70 ऐसे करके बन जाएंगे। ठीक है ना, तो वहीं से हल करना शुरू करें, एस एन का मान दिया वहीं से, है ना, लगाते हैं। देखो एस एन बराबर 200 दिया ये हमें, है ना, एस एन बराबर 200 दिया, एस एन का फॉर्मूला लगाएं n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1d और ब्रैकेट ऑफ 200 इक्वल टू 200। ठीक है, लगाओ इसमें n का मान ज्ञात करना है हमें, है ना, यहाँ पर 2a, a का मान 20 प्लस n का मान ज्ञात करना है -1d का मान फिर 1 इक्वल टू 200। ठीक है, तो ऐसा करो, ये 2 का इधर भाग हो रहा है, उधर गुणा कर दो, ले जाके भाग हो रहा उधर गुणा कर दे, n रहेगा केवल, यहाँ 20 दूनी 40 हो गया और प्लस यहाँ पे n और माइनस का 1 और ये इधर रह गया 200 गुणा 2। ठीक है, तो 40 में से 1 जाएगा 39 बचेगा, तो n ब्रैकेट ऑफ यहाँ पे 39 आ गया और प्लस n और यहाँ पे बचा 400, 200 दूनी 400, n से अंदर गुणा कर दूं मैं तो 39n प्लस n स्क्वायर और बराबर 400। इसको सही क्रम में द्विघात समीकरण रूप में लिख दूं, मतलब 2 पावर पहले n स्क्वायर पहले 39n बाद में और 400 को उधर से इधर ही ले आऊं तो माइनस के 400 इक्वल टू 0, ये हमारा बना है। ठीक है, तो गुणा करके 400 और घटा के 39, ऐसी दो संख्या ढूंढनी है तुम्हें, घटा के 39 आ जाए और गुणा करके 400 आ जाए। ठीक है ना, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा -1 नहीं लगा तभी गड़बड़ है, मैंने फैक्टर क्यों नहीं हो रहा है इसके, ये देखो d का मान -1 है, यहाँ पे -1 नहीं लगाया है, 1 लगा दिया है, -1 लगाएंगे तो देखो माइनस का तो n हो जाएगा और माइनस में प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये तो 41 हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 41 और यहाँ माइनस का n रहेगा, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा ये वाला और ये भी माइनस आएगा, फिर इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे 41 हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 41 और यहाँ भी 41, सही, अब सही है यहाँ तक। ठीक है, अच्छा तो देखो ये माइनस दिक्कत करेगा, तो माइनस से मैं सब में गुणा कर दे रहा हूँ, सबके चिन्ह बदल जाए, ऋण का धन ऋण का धन, ऋण धन का ऋण हो जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस का प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा। अब सही है, देखो अब जो गुणा करके 400 आ जाए, गुणा कर 400 और जोड़ के 41 आए, ऐसी कोई संख्या ढूंढो। तो 25 16 आता है मेरे ख्याल से, 25 16, 16 पर 80 8, 16 32 8, 400 सही है और 6 5 11 2 1 3 4 सही, 41, 25 16 आ गया, इसके फैक्टर 25 16 बन गए, 25 16 बना लो। देखो n स्क्वायर माइनस के यहाँ 25 प्लस 16 और ब्रैकेट ऑफ n और प्लस 400 इक्वल टू 0,
तो इधर देखो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो तो माइनस के 16 हो जाएंगे, एन का होगा तो 25n माइनस के 16n हो जाएंगे, यानी एन स्क्वायर माइनस के 25n और माइनस के 16n और माइनस के 400 इक्वल टू 0 है, ऐसा ही है क्या, प्लस के 400। हाँ सही है। देखो ये इन दोनों अलग कॉमन लेंगे, इन दोनों अलग कॉमन लेंगे, ठीक है। तो इनमें लेंगे तो एन कॉमन आया तो एन माइनस के 25, माइनस में 16 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे एन माइनस के फिर 25 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो एन माइनस के 25 एन माइनस 25 को कॉमन ले लें यहाँ पर, तो बचेगा यहाँ पे एन माइनस के 16 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक एक करके 0 के बराबर रखो, एन माइनस 25 इक्वल टू 0, तो एन बराबर कितना हो गया, धन के 25, ठीक है। अब आगे देखो एन माइनस 16 इक्वल टू 0, तो एन बराबर कितना हो गया, प्लस के 16, तो कौन सा आंसर सही होगा इसमें, 25 भी आ सकता है 16 भी आ सकता है, दोनों आंसर है इसमें, कोई ऐसा धन का आया नहीं माइनस का आया नहीं जिसको हम इग्नोर कर दें, है ना, अमान्य घोषित कर दें उसे, लेकिन दोनों आंसर है। अब इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा आंसर सही है। मेरे हिसाब से इसमें 16 इसमें सही हो सकता है ना। तो कैसे, यहाँ पे हम 16 लगा के देखें, अगर आंसर हमारा 200 आ जाए तो वो सही है उत्तर, और फिर 25 लगा के देखें, अगर 200 आ जाए तो सही है आंसर, ठीक है। यानी यहाँ चेक उत्तर की जांच कर रहे हैं हम कौन सा उत्तर सही होगा। ऐसा है कि कंपटीशन वाला दौर है, ये आंसर दो एक जैसे आ गए, दोनों प्लस के दोनों मान में हो सकते हैं, ठीक है। और हमें ऐसा लग रहा है कि 25 इसमें आंसर गलत हो सकता है क्योंकि ज़्यादा संख्या है ना, 16 सही हो सकता है, तो इसको उत्तर की जांच कर रहे हैं हम कैसे, एसएन का फॉर्मूला लगा के, एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d लगा के, ठीक है। हाँ लगाओ, देखो एस एन हम पहले 25 चेक कर रहे हैं, तो एस 25 लगाया हमने, यहाँ पे 25/2 ब्रैकेट ऑफ यहाँ 2a, ए का मान देखो 20 प्लस यहाँ पर 25 माइनस का 1 गुणा माइनस का 1, अब देखो यहाँ पे बचा 25/2, ये हो गया 40, है ना, प्लस यहाँ बचा 24 एकम 24 माइनस का 24, तो देखो अब बचा 25/2 और यहाँ पे 24 घटाओ कितना बचा, 40 में 25 24 घटाओ कितना बचा 16, हाँ तो 2 से काटा 8 बार 25 8 200, 200 सही है, ये तो 25 यार सही बैठ रहा है हमारा, तो 200 सही है। तो अब 16 लगा के देखते हैं, अब की बार दोबारा हम 16 चेक करते हैं, ठीक है। 16 लगाओ, S16 इक्वल टू 16/2 ब्रैकेट ऑफ 2 गुणा 20 और प्लस 16 माइनस 1 गुणा माइनस का 1, ठीक है। करो देखो 2 8 16, 2 से काट दिया इसको 8 बार, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 40 और माइनस के 16 में से 1 गया 15 माइनस के 15, तो 8 गुणा 15 घटा 25, दोनों उत्तर सही आ रहे हैं, तो भाई हम समझ रहे थे एक उत्तर गलत चला जाएगा, तो 25 8 200, 200 सही है, दोनों सही आंसर, ठीक है। n बराबर 25 भी सही है, n बराबर 16 भी सही है, दोनों सही आ रहे हैं, ठीक है। 25 8 200, 5 5 10 2 3 4 सही है। तो वैसे ऐसे हो कैसे रहा है, मुझे अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसे हो क्यों 25 पद ले रहे हैं, 25 सजा रहे हैं फिर भी 2 सही आ रहा है, 16 सजा रहे हैं फिर भी 2 सही आ रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। वैसे किया तो सही है, दोबारा क्वेश्चन देख ले रहे हैं। 2 से लट्ठे कितनी पंक्तियों में, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, अच्छा सबसे ऊपरी में भी ज्ञात करने कितने लट्ठे होंगे, है ना। चलो तो ये आंसर तो दोनों ही फिट हो रहे हैं अपने, है ना। और तुम्हें सबसे अंतिम वाली पंक्ति में ज्ञात करने तो एस एन का मान लगाना पड़ेगा, एस एन कितना होगा, मतलब सॉरी ए एन का मान, ए एन का फॉर्मूला लगा के हल करना पड़ेगा, तब पता चलेगा सबसे अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। तो चलो ये हमने उत्तर की जांच आप नोट कर लो, इसको मैं 18 हूँ, है ना। ये चेक करके देखा था कि हमारा ये 25 से 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमने 25 लगाया था इसमें एस एन वाले फॉर्मूले में, तो भी 2 से उत्तर आया, और एन बराबर 16 लगाया फिर भी 2 से उत्तर आया। बड़ा अजीब क्वेश्चन है ना। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या ज्ञात करनी है ना। अंतिम पंक्ति में
लट्ठों की संख्या। देखो n बराबर 25, 25 लगा 25वीं पंक्ति में, है ना। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम, ए एन इजकल टू कितना होगा, a प्लस एन माइनस का 1d। ठीक है, लगाओ ए का एन का मान 25, तो a प्लस ए का मान 20 प्लस यहाँ पे 25 माइनस 1 गुणा डी को मान माइनस का 1, तो कितना है देखो 20 माइनस के 24, तो देखो -4 आ रहा है। गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 4 लट्ठे कम पड़ रहे हैं, है ना। 16 लगाओ, n बराबर 16, तो ए एन बराबर a प्लस एन माइनस का 1d, तो लगाओ a 16, a का मान 20 प्लस 20 है ये, हाँ, n का मान 16 माइनस का 1 गुणा माइनस का 1, तो 20 माइनस के 16 नहीं 15, सॉरी 16 में से 1 गया 15, 15 20 में से 15 गया 5, ये सही है। देखो 16वीं जो परत आ रही है उसमें 5 लट्ठे आ रहे हैं, इसमें देखो जो 25वीं परत आ रही है उसमें देखो 4 लट्ठे कम आ रहे हैं, 4 लट्ठे और कम पड़ रहे हैं, माइनस का, इसका मतलब n बराबर 25 नहीं होगा, n बराबर 25 अमान्य है, सही नहीं है। ठीक है, n बराबर 16 सही है, n बराबर 16 उत्तर सही है, और अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे आएंगे, इसलिए ये वाला गलत हो गया, ये बराबर n बराबर क्या हो गया 25 गलत हो गया। ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो एस एन के फॉर्मूले से लगा के हमें सेट नहीं कर पाए थे इसमें कौन सा उत्तर सही है, लेकिन ए एन के फॉर्मूले स्पष्ट कर दिया कि इसमें कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं 16 पंक्तियां होंगी, 16 परत लगेंगे ऐसे, और 16वीं परत में 4 लट्ठे होंगे, 5 लट्ठे होंगे, 5 सही बना दूं मैं, 5 लट्ठे होंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, चलो क्लियर कट यहाँ तक, तो अब तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अब क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 20, क्वेश्चन नंबर 20 में रहेगा। ठीक है, तो 20 है हमारे पास, लिखा हुआ है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। देखो ये यहाँ पर बाल्टी रखी है इस तरह से, ये बाल्टी है, और यहाँ से पहला आलू है वो 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अच्छा, फिर आगे अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। यहाँ से दूसरा आलू 3 मीटर की दूरी पर, फिर तीसरा आलू फिर 3 मीटर की दूरी पर, है ना, फिर अगला आलू ऐसे 3 मीटर की दूरी पर, ऐसे 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 आलू रखे गए हैं। ठीक है, अच्छा, हाँ, इसमें रेखा में 10 आलू रखे हैं, टोटल संख्या आलुओं की संख्या कितनी है 10, आलुओं की संख्या यानी n बराबर 10 है ना। तो प्रत्येक प्रतिभागी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आलू बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू लेके आती फिर उसमें डालती है, फिर तीसरा लेके आती, इसी प्रकार से आगे क्रम चलता रहता है। तो बताओ प्रतिभागी कितनी दूरी तय करेगी, कुल दूरी कितनी तय करेगी, बताओ, समझो। देखो यहाँ से दौड़ते हुई जाएगी फिर आएगी, डबल हो गया, फिर दूसरा आलू लेने जाएगी फिर आएगी, तीसरा हो गया, मतलब डबल हो गया, फिर तीसरा आलू लेने जाएगी फिर आएगी, फिर डबल हो गया, यानी हम एक तरफ से दूरी ज्ञात कर लें उसका डबल कर दें तो कुल दूरी आ जाएगी। ठीक है ना, समझ रहे हो। इसमें देखो प्रथम जो दूरी है वो a बराबर 5 है, और अंतर कितने का 3 का अंतर है ना, 3 का अंतर है, d का मान 3 हो रहा है। ऐसे याद कर 5 3 8 पे होगा जी, 8 3 11 पे होगा, तो ऐसे का 3 है ना, n का मान दिया है इसमें, तो हम पहले ही बस एक तरफ से करके और 2 से गुणा कर लेंगे, यानी एक प्रतिभागी द्वारा आलुओं को बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी है ना, एस एन बराबर 2
2 का फॉर्म गुणा कर दूँ मैं, 2 का गुणा, डबल गुणा करना है ना, तो 2 गुणा n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1d, बाद में करना पड़ेगा, मैंने अभी कर दिया है। डबल करना है तुम्हें, क्या करना है, इसका फॉर्मूले का डबल। देखो तो इसमें देखो लगाओ वैल्यू, n का मान 10 और 2 से 2 कट ही गया, 2 से 2 हमने क्या कर दिया, काट दिया, n का मान 10 लगा दिया, 2a का मान 5 प्लस फिर 10 माइनस 1 गुणा d का मान 3, ठीक है ना। कैलकुलेट करो इसे, तो 10 ब्रैकेट ऑफ 5 दूनी 10 प्लस यहाँ पर 9 गुणा 3, तो 9 तिया 27, 10 ब्रैकेट 10 प्लस 9 तिया 27, 27 10 37, 10 गुणा 37 यानी 370 मीटर। एक प्रतिभागी को 10 आलू इस तरह से लाला के बाल्टी में डालने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 370 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 20 था, 20 था, हाँ 20 था, ठीक है। इसके बाद ये वाली एक्सरसाइज बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इसके बाद ऐच्छिक प्रश्नावली रह गई है, ऐच्छिक प्रश्नावली, उसको आगे वाले लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है। उसमें मेरे ख्याल से 4 या 5 क्वेश्चन देखते हैं, हाँ 5 क्वेश्चन है, तो आगे वाले लेक्चर में पूरा समाप्त करना है। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा कल वाले लेक्चर में, ठीक है। कल वाले लेक्चर में बिल्कुल फिनिश करके अगला वाले चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप प्रयास करो कि अपना रिवीजन करते रहो, एग्जाम आने वाले, आप अपनी तैयारी बहुत ही मजबूती से, ठीक है, रिवीजन करो।